नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी फ्रिक्शन के क्वेश्चन सीरीज का अगला लेक्चर लेके आ रहे हैं। जिस पिछले लेक्चर में आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आपको देखिए क्वेश्चंस करने का तरीका कि आप भी कैलकुलेटर और पेन लेकर बैठें और वीडियो को चलाकर देखें। फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएं, क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करें जिससे आप सॉल्यूशन देख सकें। कई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, वहां जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, रिवाइंड भी हो जाएगा। कुछ चीजें आपको आ भी रही होती है तब भी आपको पढ़ने से रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग एक ढेर सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन तो है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रिक्शन के अगर कोई ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस आपके नहीं हो पा रहे हैं तो उसको आप हमें भेज दीजिए, हम करा देंगे। सब्जेक्टिव क्योंकि फ्रिक्शन में बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस भी हैं जो हम आधे आधे घंटे में एक क्वेश्चन होगा, तो उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें अगर गलत होती है तो आप कई मार्क्स पीछे हो जाते हैं। एडवांस चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसमें आपका कंपटीशन लेवल उतना नहीं होता। तो ध्यान रखिए, सब्जेक्टिव को इस समय आपको उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जितना कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सब लोग अच्छे से क्वेश्चन करें, ढेर सारे क्वेश्चंस करें, समझदारी डेवलप करें। फ्रिक्शन के क्वेश्चन देख के भी किए जाएंगे, बस एक समय बाद। वो समझदारी डेवलप होने में थोड़ा समय लगेगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टोटल फ्रिक्शन। टोटल यहां लिमिटिंग आप दिमाग में रखिए। टोटल मीन्स लिमिटिंग की इतनी अवकाश जो है, टोटल को आप लिमिटिंग ही समझिए कि मैक्सिमम कितना लग सकता है। फ्रिक्शन इवन जीरो भी लगता है। समझ सोचिए दो लोग बैठे हैं तो फ्रिक्शन लग गया। हम बताए थे ना क्या क्या कंडीशन चाहिए, कॉन्टैक्ट, नॉर्मल रिएक्शन, मोशन या मोशन की टेंडेंसी, ये होना चाहिए। तो टोटल फ्रिक्शन दैट कैन डेवलप, जो डेवलप हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही है, ये बात सही है, सही। ठीक है, चलो सही पूछा गलत पूछा देखेंगे। इज इंडिपेंडेंट क्या होता है, स्वतंत्र होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता। चाहे मोटा गुटका लगा लीजिए साइकिल के ब्रेक में, चाहे पतला, लेकिन जो फ्रिक्शन लिमिटिंग लगना है उतना, जितना हुक के चाप दोगे, जितना नॉर्मल रिएक्शन लगा दोगे, उसके अकॉर्डिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाए। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे जरूर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सही है। प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं, प्रोपोर्शनल कहां होता है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, नहीं, तो स्क्वायर और एरिया नहीं, इंडिपेंडेंट। सारे आंसर आप ध्यान रखिएगा, आप ड्राई फ्रिक्शन के कूलाम्स के बेसिस पर ही कर रहे हैं। अगर वो फ्लूइड फ्रिक्शन पूछेगा तो स्पेसिफाई बोल देगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन फ्रंटल एरिया और सारी चीजें, तो वो बात का विषय है जब देखेंगे कभी। इंडिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सही। ठीक, अगला क्वेश्चन हम तो लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टोटल फ्रिक्शन दैट कैन डेवलप हो गया। अगला क्वेश्चन हम तो लोग देखते हैं। हैंग कर रहा है सिस्टम, कोई बात नहीं, हैंग कर रहा है तो इसको आप लोग फिर से ऑब्जर्व करते हैं। टोटल फ्रिक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन हो गया था टोटल फ्रिक्शन का। अगला कंसीडर द फॉलोइंग फ्रिक्शन हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, देखते हैं। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी फॉर लो वेलोसिटी। फॉर लो वेलोसिटी लिखा है, बहुत अच्छी बात। लो वेलोसिटी पर फ्रिक्शन, वैसे एक्चुअल में थ्योरेटिकल बात करें तो वेलोसिटी नहीं डिपेंड करता, पर लो के लिए ज्यादा सही है। तो फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट फॉर लो वेलोसिटी सही है। लो वेलोसिटी पर फ्रिक्शन, अब हमारे और आपके बीच में अगर आप चल ही रहे हैं, ये सरफेस पर ब्लॉक मूव कर ही रहा है, लो वेलोसिटी से है, तो लो वेलोसिटी के केस में वो आपके वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। कितना लगेगा हर समय, जब मोशन हो रहा है तो हर समय क्या लगेगा, म्यू के इंटू आर एन। हर समय क्या लगेगा, म्यू के इंटू। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा, डायनेमिक फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, तो म्यू के इंटू आर एन लो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन रिड्यूस फॉर हायर वेलोसिटी, तो जब वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो वेलोसिटी बढ़ने पर फ्रिक्शन का मान थोड़ा सा घट जाए। वेलोसिटी बढ़ने पर फ्रिक्शन मान थोड़ा सा,
ओनली नहीं, बोथ ए एंड बी दोनों सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। मिनिमम कम से कम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से करेंगे, समझ। द मिनिमम एंगल थीटा एट विच एन यूनिफॉर्म लैडर, एक यूनिफॉर्म सीढ़ी है, कैन बी प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल विदाउट स्लिपिंग इट्स ओन वेट, इट्स ओन वेट। तो अब पहले सीढ़ी के बारे में सोच ही लेते हैं। ये सीढ़ी है ऐसे, एक तरफ क्या है, दीवार है, और एक तरफ क्या है, फर्श है। गांव में लगाए होंगे ना बांस वाली सीढ़ी है ये, अब नहीं बुलबुल वाला नहीं है, तो आपका हेलिकल पाथ बना रहता है वो वाला नहीं है, सीढ़ी है सिंपल सा, ठीक है। तो सीढ़ी है, ठीक है। तो क्या है, मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल अगर उससे ऐसे सीधा कर दो और सीधा कर दो तो अपने बेट से और आसानी से, जैसे इसे सीधा करते जाते आप क्या कर रहे हैं, जैसे से इसको और टेढ़ा करेंगे, एकदम टेढ़ा करेंगे, ये अपने आप से सरकने की टेंडेंसी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अपने आप से इसके सरकने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आइए अब ये आपका वॉल था और ये आपका फर्श था, ये आपकी सीढ़ी थी। जैसे जैसे आप एंगल कम करते जाएंगे उतना इसके सरकने के चांसेस बढ़ते, तो कम से कम कितना, अगर उससे ज्यादा भी रख देंगे तो नहीं सर, ठीक है। द मिनिमम एंगल थीटा एट विच यूनिफॉर्म लैडर कैन बी प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, अगेंस्ट अ wall without slipping under its own weight. The coefficient of friction at all contact surfaces is mu. ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर जगह म्यू दिया है। तो अब पहले सीढ़ी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही ढंग से बनाएं, ठीक है। सब लोग आराम से बनाएं, जल्दबाजी नहीं करना है, एक बार सीखना है और बार बार वही चीज रहेगी। ये फर्श है, ये दीवार है, एक सीढ़ी को ऐसे रख दिया गया जो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब ही है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बीच में होगा। तो यूनिफॉर्म सीढ़ी आपके ऐसे लगी हुई है, किसी एक एंगल पर आप लगा दिए और ये सरक नहीं रहा अपने बेड की वजह से। कई बार गांव में लगा के इसे छोड़ देते हैं, बारिश में भीगेगा सड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये है, अब ये आपने लगा के छोड़ दिया, और कम करते जाओ तो सरकने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। कम से कम कितने पर ये रहेगा, जैसे हम आपको जब बता देंगे कि कम से कम इतने पर रखोगे तो आप थोड़ा ज्यादा रख दोगे, खड़ा रहेगा। हम आपको कम से कम एंगल बता दे रहे हैं कि इससे कम एंगल मत रखना बेटा, नहीं तो सरक जाएगा। और अगर इससे कम रखने का मन ही है तो नीचे टेक लगाओ, यहां पे टेक लगाओ। बात समझ में आ रही ना। तो अब हम बात करते हैं किसमें इंटरेस्ट है, हमारा सीढ़ी में इंटरेस्ट। तो सीढ़ी का फ्री बॉडी डायग्राम तो ऐसे झुका के, जैसे जो झुका है वैसे झुका के रखना। ये ऐसे सीढ़ी है, ये आपका क्या है, सीढ़ी है। अब पूछो क्या हाल है सीढ़ी से, तो तुरंत सीढ़ी कहेगा सर धरती माता बीचों बीच में W। धरती माता तुरंत क्या दीवार से इधर टकराया है, क्या दीवार से टकराया। जब दीवार से आप टकराते हैं ध्यान रखिए तो दीवार के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसको R1 मान लेते हैं। जैसे दीवार है तो देखिए कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे अगर हम यहां पर बात करें फर्श पर, फर्श ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ऐसे ऊपर की तरफ होगा R2। इस सीढ़ी की बात चले, सीढ़ी पर ये इधर ढकेलेगा, ये ऐसे ऊपर ढकेलेगा, तो सीढ़ी पर ऊपर यहां पर और हॉरिजॉन्टल, ये नॉर्मल रिएक्शन की बात। अब फ्रिक्शन पर बात करते हैं। अब किस पर बात करेंगे, फ्रिक्शन। जब आप कहोगे हम सरक जाए, ये ऐसे सरक जाना चाहता है तो सीढ़ी पर यहां क्या लगेगा, ऊपर की तरफ। यहां पर सीढ़ी में कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सीढ़ी पर ऊपर, सीढ़ी आप खुद देखे ऐसे जब सरकाएंगे तो सीढ़ी छिल जाती है,
ऊपर की तरफ, लेकिन दीवार पर नीचे की तरफ, दीवार नीचे की तरफ होता है। दीवार में इंटरेस्ट नहीं था सर, हमें बनाना था लैडर का, तो लैडर पर यहां पर लैडर पे सीढ़ी पे क्या होगा, ऊपर की तरफ FR1 मान लेते हैं। अब जब आप नीचे इधर जब सीढ़ी, और इधर नहीं ऊपर तोड़े जाएगी सीढ़ी, नीचे ही आएगी, तो जब इधर सीढ़ी जाएगी तो यहां पर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा सीढ़ी पर, तो यहां पर सीढ़ी पर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा FR2। यहां पर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, फ्री बॉडी डायग्राम यही है, सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम। ये रॉड है, कोई आदमी नहीं खड़ा है, कहीं कुछ नहीं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ होगा, जो भी होगा इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे जो एंगल बनाएगा, अगर लिमिटिंग सिचुएशन है तो फ्रिक्शन एंगल, ऐसे इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ हो। इन दोनों को हटा के एक अकेला लगा सकते हो, इन दोनों को हटा के एक अकेला का लगा सकते हो, 3/4 मेंबर हो गए, एक वेट और 2 ये, तो ये तीनों अगर इक्विलिब्रियम में हैं तो क्या होना चाहिए, एक पॉइंट से पास करना चाहिए। इसलिए हमने कहा था कि अगर कोई रॉड किसी एक दीवार और फ्लोर से रेस्ट में है, सेल्फ वेट के कारण रेस्ट में है, तो क्या होते हैं, तीनों फोर्स एक ही प्लेन में और एक ही पॉइंट से पास करते हैं, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। लेकिन अगर कोई इसी सीढ़ी पर चढ़ गया होता, यहां कहीं कोई चढ़ गया होता, तो उसका भी mg आता, उसका भी mg आता, तो आपका तो जनरल हो जाता कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, और पैरेलल भी ना होता। क्लियर हुआ बात? तो अब हम सब लोग, खैर ये अलग ही विषय था, ये हम सब लोग कर चुके। फ्री बॉडी डायग्राम सबको क्लियर है, ये क्वेश्चन ही नहीं था, फ्री बॉडी डायग्राम हमें पता चल गया सर, कोई बात नहीं, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, सीढ़ी का फ्री बॉडी डायग्राम फिर से एक बार रिवीजन मार देते हैं, एक ही सेकंड के अंदर बना देते हैं। तो सीढ़ी ऐसे तिरछी, धरती माता, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन R1, और यहां पर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ FR1, और यहां पर रिएक्शन ऐसे R2। कितना आसान होता है, और इस पर फ्रिक्शन इधर की तरफ, अरे ये ऐसे ही होता है सीढ़ी में, ढकेलन ऐसे ही नीचे आएगा तो ऐसे, ठीक है। ये कोई एंगल क्या है, थीटा, ये कोई एंगल आपको क्या दिया है, थीटा। अब हमें क्या पूछना है कि ये थीटा मिनिमम कितना, कम से कम कितना। देखिए जब मिनिमम होगा उस समय ये सब चरम अवस्था, लिमिट पे होंगे, एकदम लिमिटिंग में होंगे, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, μr2 होगा, और ये एक्चुअल में क्या होगा, μr1। हमेशा नहीं होता है, ध्यान रखिए, लेकिन हाँ जब स्लिप करने की लिमिटिंग कंडीशन होगी तब μr2 होगा, और ये तब μr1 होगा। क्लियर हो गया? अब हमें कुछ रिलेशंस निकालने हैं कि वो जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये थीटा कुछ है, ये थीटा हमारा क्वेश्चन मार्क है, दिमाग में एकदम सेट है कि हमारा ये थीटा निकालना है। अब ध्यान दीजिए, अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, सेल्फ वेट के कारण किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा इक्विलिब्रियम में तब होगा जब आपका नेट फोर्स और नेट मोमेंट क्या हो, जीरो हो। नेट फोर्स और नेट मोमेंट क्या हो, जीरो हो, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो। चलो भैया, अब इसको हम मान लीजिए A मान लिए, और ये हम मान लीजिए क्या, B। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा जब डायग्राम रहेगा, तो खैर हम अपने से मान ले रहे हैं A और B। AB कुछ है, AB यही क्या है, सीढ़ी की लंबाई मान लीजिए L, कुछ मान लेते हैं, सीढ़ी की लंबाई L 5 मीटर, 10 मीटर, 17 मीटर, कुछ भी दिया हो सकता। अब इसमें अगर हम इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लें, तो W के बीच, W और R1, और यहां पर भी एक्चुअल में ये भी R1 ही रिलेशंस आएगा। अगर हम इसके अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो इन दोनों की वजह से मूवमेंट जीरो हो जाएगा, ये दोनों अननोन भैया हाथ जोड़ के चले जाएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे। W का आएगा और यहां पर R1 का आएगा, FR1 होगा जो कि μr1 ही है। तो हम A के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, सिग्मा MA इक्वल टू 0, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट मूवमेंट क्या होगा, 0। और ये बगल में जो चुपके से लिख दिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव।
अब ध्यान दीजिए, ए पर यहां खड़े होके जिसके अबाउट मूवमेंट पूछा गया वहां खड़े हो जाओ, पूछो R2 नहीं, R2 की वजह से कोई मूवमेंट नहीं, FR2 की वजह से कोई मूवमेंट नहीं, क्यों? क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है। W की वजह से होगा जरूर, पर ये दूरी ये होगी और ये W क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। W किधर? क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। बड़ा समझ, चलो भाई W क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? ये L/2 हो गया आधी दूरी, ये दूरी क्या होगी? L/2 का कॉस ये दूरी होगा, तो ये दूरी क्या होगा? L/2 कॉस थीटा। तो अब देखिए, बल चाहिए, बल की दूरी भी चाहिए ना, तो माइनस क्यों लिखे? क्लॉकवाइज की वजह से, फोर्स इंटू L/2 कॉस थीटा। इक्वेशंस लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब आइए, इनसे निपट लिए हैं। अब ये है R1, तो R1 क्या कहेगा कि हम तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे। किसके अबाउट? ए के अबाउट, ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव बल ये R1, दूरी ये परपेंडिकुलर दूरी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? L साइन थीटा। ये डिस्टेंस क्या होगी? L क्या होगा? L पूरा L, और ये साइन थीटा, तो R1 इंटू L साइन थीटा। अभी कोई और है क्या? R1 से मिले, फ्रिक्शन 1 से भी तो मिलना पड़ेगा। फ्रिक्शन 1 ऐसे ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो प्लस FR1 इंटू क्या होगा? इंटू L कॉस थीटा। इसकी लंबाई, ये लंबाई क्या होगी? L कॉस थीटा इंटू L कॉस थीटा इक्वल टू, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? यहां खड़े हो गए, W का आया L/2 कॉस थीटा, W इंटू L/2 क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस R1 इंटू L साइन थीटा, R1 इंटू L साइन थीटा। ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी क्या है? L साइन थीटा ये दूरी। और यहां पर FR2, यहां पर अगर हम इससे बात करें तो ये दूरी आपकी आएगी L कॉस थीटा। ये दूरी आपकी क्या आएगी? L कॉस थीटा। वो सब कुछ समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी? आगे बढ़े, हमारा टारगेट है थीटा निकालना। हमारा टारगेट क्या है? थीटा निकालना। ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, W हमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो अब इसी में ये बात हो गई, L कट जाएगा, यहां से आएगा R1 साइन थीटा, L काट दे रहे हैं, प्लस म्यू R1, FR1 की जगह म्यू R1 इंटू कॉस थीटा माइनस W/2 क्योंकि L कटा है, इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये आपका आ गया। R1 साइन थीटा प्लस म्यू R1 कॉस थीटा माइनस W/2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़े। अब आइए, अब इसी में सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fx इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, सिग्मा fy। तो जब fx इक्वल टू 0 लेंगे तो आपका क्या आएगा? x डायरेक्शन में कौन है? FR2 है और R1। तो FR2 यहां से क्या आएगा? FR2 इधर की तरफ, FR2 इधर की तरफ और R1 इधर, तो माइनस R1 इक्वल टू 0। यहां से आप लिख सकते हैं कि म्यू R2 माइनस R1 इक्वल टू 0। ऐसे सिग्मा Fy इक्वल टू 0 लिखेंगे। जब सिग्मा Fy इक्वल टू 0 लिखेंगे तो आपका क्या है? R2 ऊपर की तरफ, R2 ऊपर की तरफ माइनस W नीचे की तरफ, और फिर क्या है? प्लस FR1 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिए, इसमें हमें थीटा चाहिए। सर अगर R1 का W के साथ कोई संबंध मिल जाए, W कट जाएगा, थीटा फिर बचेगा। R1 का W के साथ संबंध ही हमारा टारगेट है, एकदम दिमाग में यही चल रहा है। तो इससे हम देखें, पहले वाले से कोई नहीं मिला, दूसरे वाले से देखते हैं। चलो भाई ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा।
3 इक्वेशंस हैं, थीटा चाहिए, बस थीटा केवल चाहिए। 3 इक्वेशंस है, क्या चाहिए? केवल थीटा आपको चाहिए। बहुत आसान है, एक बार सब्जेक्टिव है, कोई बात नहीं, एक बार कर लीजिए फिर रिजल्ट्स याद रखिएगा। ठीक, पहला इक्वेशन है म्यू r2 माइनस r1 इक्वल टू 0। वहां से तो r2 इक्वल टू आया r1 अपान म्यू, ये पहला है, इससे जो सिग्मा एफ एक्स इक्वल। दूसरा इक्वेशन है r2 माइनस डब्ल्यू प्लस एफ r1 इक्वल टू 0। r2 की जगह क्या लिख सकते हैं? r1 बाई म्यू माइनस डब्ल्यू प्लस म्यू r1 इक्वल टू, क्योंकि एफ r1 को लिख सकते हैं म्यू r1, तो यहां से जब आप देखेंगे तो r1 कॉमन हो जाएगा, ये आएगा 1 बाई म्यू प्लस म्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, और यहां से आएगा r1 इक्वल टू म्यू डब्ल्यू अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बस ये सब सिंप्लीफिकेशन है, कुछ कठिन नहीं है। r1 इक्वल टू जो आएगा वो म्यू डब्ल्यू अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर, r1 इक्वल टू म्यू डब्ल्यू अपान 1 प्लस म्यू। तो r2 अगर पूछा जाए तो r2 क्या आएगा? w अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? r2, ये क्या हो जाएगा? r2। तो r2 आपका r1 बाई म्यू, म्यू म्यू कट जाएगा और w अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब अगर r1 का मान यहां रख दें, इस वाले इक्वेशन में रख दें, इन दोनों को सॉल्व करें, बस इन दोनों को सॉल्व कर लें, आपका थीटा का टर्म आ जाए। करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो एक बार तो करना पड़ेगा ना सबको, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट भी नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। हाँ, रिजल्ट्स हम आपको बाद में कंक्लूड करेंगे, जिसको आप सब लोग को रट लेना है और समझ के रट लेना है कि कब कौन सी चीजें अप्लाई होती है। तो इन दोनों को हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं, जिनकी आंख मिचौली चल रही है। चलो इन दोनों को देखिए, काले और लाल को मिलाए नीला बनने वाला है, जादू चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से r1 को कॉमन लिया, ये आया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू w बाई 2 कॉस थीटा, इक्वल टू w बाई 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब बताइए r1 है क्या? r1 है म्यू w अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ये आप देखेंगे तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू w बाई 2 कॉस थीटा। w कट जाएगा, w क्या हुआ? कट जाएगा। अब यहां से आपका आएगा, यहां से आपका क्या आएगा? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपान 2 म्यू, और यहां पे क्या आएगा? कॉस थीटा। ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर उधर चला गया और अपान 2 बचा था, 2 म्यू कॉस थीटा, ये आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये सॉल्व किए, उसमें रखे, ये बात निकल के आई। तो यहाँ थोड़े दो बातें हम याद कर लेते हैं, रख लेते हैं। r2 इक्वल टू आएगा w अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और r1 जो आएगा वो म्यू w अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसको याद रख लेते हैं अभी। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करने देख ली इन दोनों को। r1 यहाँ कॉमन ले, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, w उधर चला गया तो क्या आया? r1 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू w बाई 2 कॉस थीटा, और r1 का मान था म्यू w अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर, w कट गया, 1 प्लस म्यू स्क्वायर उधर गया, 2 म्यू उधर। अब साइन और कॉस को एक तरफ कर लेते हैं, मतलब साइन अलग और कॉस इधर, tan इनवर्स में आपका फार्मूला आ जाएगा। वही पूछा भी गया है, वही आपसे
पूछा भी गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, बहुत आसान कोई केस था, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना है। खैर, लैडर का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए होंगे। फ्री बॉडी डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाने। तो यहां से आपका आएगा साइन थीटा ऐसे रहेगा और इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू माइनस म्यू और कॉस थीटा बाहर, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस म्यू कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा जब हम कॉमन लेंगे तो यहां डिवाइड कर देंगे, tan थीटा इक्वल टू आएगा इधर 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। यहां से आएगा tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। या अब थीटा की बात करेंगे तो थीटा इधर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मतलब हमने क्या बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम, एक पॉइंट के बाद मोमेंट ले लिया और उसके बाद फिर हम सब लोगों ने किया है आगे। तो अब इसका रिजल्ट्स बाद में आप याद करिए क्या क्या है निकल के आया, नोट कर लिए होंगे सब लोग। तो रिजल्ट पर हम सब लोग फोकस करेंगे, ठीक है। ये आंसर आया था। तो जब किसी वॉल और फ्लोर के बीच में किसी भी सीढ़ी को ऐसे रख दिया था सेल्फ वेट के कारण, तो अगर ये जस्ट लिमिटिंग सिचुएशन में हो, तो इधर R1 इधर R2 और यहां पर वेट W, यहां पे वेट क्या होगा W। जस्ट लिमिटिंग सिचुएशन की बात है। इस पर फ्रिक्शन इधर FR2, इस पर फ्रिक्शन इधर FR1। अब इन सिचुएशन में जस्ट लिमिटिंग की अपने सेल्फ वेट के कारण स्लाइडिंग में हो तो R1 और R2, तो R1 जो आता है वो म्यू टाइम्स W अपान 1 प्लस म्यू टाइम्स W अपान 1 माइनस म्यू स्क्वायर। बात समझ आ रही है? सॉरी, रुक जाइए। तो हम तो लोगों ने अभी अभी किया है, तो क्या किया है, 1 प्लस म्यू W अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ये आया था W अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये क्या आया था, W अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आप ध्यान रखिए, अगर ये जस्ट लिमिटिंग सिचुएशन में हो, तो R1 इक्वल टू म्यू W अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर और R2 इक्वल टू W अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो जो ये दूसरा वाला ऊपर वाला जो होगा, जो वाल के बीच में होगा, वहां पर रिएक्शन थोड़ा कम होगा, वहां पर रिएक्शन थोड़ा कम, क्योंकि म्यू का मान 1 से कम होता है और चीजें वैसे ही है, और यहां पर रिएक्शन थोड़ा ज्यादा। ये बात हुई। और जो थीटा मिनिमम होगा कि कम से कम इतना थीटा रखिए, वो आएगा tan इनवर्स 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपान 2 म्यू, 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपान 2 म्यू। ये थीटा मिनिमम कि इतने कम से कम थीटा पर आपको ये सीढ़ी रखनी चाहिए। अब म्यू का मान अगर आपको मालूम हो, रफनेस आपको मालूम हो, तो उस सिचुएशन में थीटा मिनिमम आप निकाल सकते। एक बात और रखिए, अगर यहाँ ये भी बात है कि दीवार और फर्श दोनों का फ्रिक्शन सेम होना चाहिए, तब ये बात सही है। दीवार और फर्श दोनों का फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये होगा। अगर एक स्मूथ है और एक आपका रफ है तो इक्विलिब्रियम हो सकता है, ऐसा नहीं कि रुकेगा नहीं, पर अगर एक स्मूथ है और एक आपका रफ है तो उस सिचुएशन में आपका ये चीज वैलिड नहीं है। अगर दोनों स्मूथ है, मतलब म्यू का मान क्या है, 0, म्यू का मान 0, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स 0 का मान। अब 0 कब आता है, जब थीटा इक्वल टू 0 हो, तो tan 0 तब आता है। तो ध्यान रखिए, अगर ये सरफेस और ये सरफेस दोनों स्मूथ है तो ये अपने आप ऐसे लुढ़क जाएगा अपने वेट के कारण 0 डिग्री, कम से कम 0 डिग्री, मतलब आप थोड़ा सा भी उठाएंगे फिर सड़क के आ जाएगा, थोड़ा भी उठाएंगे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर स्मूथ है, स्मूथ का मतलब कि म्यू का मान क्या होगा, 0, और ये मान जब 0 होगा, जब आपका 0,
tan इनवर्स, फिर से आते हैं, अगर ये 0 है तो 1 माइनस 0 अपान 0, और 1 माइनस 0 अपान 0 तो 1 अपान 0, मतलब इन्फिनिटी आ गया ना। इस समय क्या आ गया? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी उल्टा बोल दिया था, उसको फिर से करेक्ट करते हैं। फॉर स्मूथ सरफेस, और दोनों सरफेस स्मूथ होना चाहिए। फॉर स्मूथ सरफेस, जब आपका स्मूथ सरफेस हो तो उस सिचुएशन में म्यू का मान तुरंत आप कहोगे सर म्यू का मान 0, और म्यू जब 0 होगा तो ये इन्फिनिटी आएगा, ये आपका इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ये आपका 0 जब होगा ये तो 1 अपान 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब थीटा मिनिमम 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों सरफेस स्मूथ हों तो आपको इसको अगर आपको सीधा रखना है, अगर सीधा रखना है तो कम से कम 90 डिग्री पर ऐसे रखिए, तभी इक्विलिब्रियम हो सकता है। वो अनस्टेबल होगा वो ठीक है, लेकिन ये सीधा 90 पर ही रखेंगे तभी सीढ़ी रुकेगी। अगर 90 से थोड़ा कम होगा सीढ़ी तुरंत नीचे आ जाएगी, सीढ़ी तुरंत क्या होगी? नीचे आ जाएगी। तो उस समय फॉर स्मूथ सरफेस थीटा मिनिमम आप तुरंत कहेंगे कम से कम 90 रखो। अरे भैया ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं उल्टा सर गिर जाएगा। तो ये 90 डिग्री होना चाहिए जब दोनों सरफेस क्या हो? स्मूथ हो, नहीं तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। तो स्मूथ सरफेस पर सीढ़ी को, दोनों सरफेस अगर स्मूथ हो तो इक्विलिब्रियम में मेंटेन ही नहीं कर सकते। एक सिचुएशन है कि इसको बस सीधा एकदम वर्टिकल कर दें तो वो एक क्षण रुकने की केवल बात होगी, इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो सकता। हाँ दोनों क्या, अगर रफनेस अलग है तब भी ये वैल्यू अलग आई, थीटा मिनिमम तब अलग आएगा अगर दोनों का रफनेस अलग अलग है। आगे क्वेश्चन बढ़े। लीस्ट फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, लीस्ट मतलब कम से कम मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन लीस्ट फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू पुल अ बॉडी ऑफ वेट W placed on a rough horizontal surface when force F applied at angle theta with horizontal। तो यहां पे लीस्ट फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अ बॉडी ऑफ वेट W placed on a rough surface when force applied at angle theta, force applied at angle theta। थोड़ा सा चेंजेस था इसलिए हम इस पर क्वेश्चन को ले आए। तो यहां पर अगर ये P फोर्स से खींच रहे हैं और फोर्स आपके थीटा एंगल पर अप्लाई किया गया तो कम से कम तो आप कहते सर किसी भी थीटा के लिए W आपका W sin फाई अपान कॉस थीटा माइनस फाई ये होता है, इतना बल आपको चाहिए। W sin फाई अपान फाई क्या है? फ्रिक्शन एंगल। लीस्ट की जब बात आएगी तो जब लीस्ट आएगी तो आप थीटा इक्वल टू तुरंत कह दोगे फाई, क्योंकि ये 0 हो जाए मैक्सिमम मान। तो P मिनिमम फॉर P लीस्ट जब आप बोलोगे तो P मिनिमम जो आएगा वो आएगा W sin फाई। वो भी कब आएगा? वो भी कब आएगा जब थीटा इक्वल टू फाई हो। और जब थीटा इक्वल टू फाई है तो यहाँ पे आप P मिनिमम को W sin थीटा भी तो लिख सकते हैं, W sin थीटा, क्योंकि थीटा फाई दोनों क्या है? बराबर हैं, तभी लीस्ट की बात है। तो क्या होगा? W sin थीटा। क्लियर? फाई रटे, W sin फाई रटे, लेकिन हाँ उस समय थीटा और फाई दोनों बराबर है भाई, तो थीटा के टर्म में भी आंसर किया जा सकता है। आइए कंसीडर द फिगर, बहुत अच्छी बात, फिगर को देख लिए। वेयर वॉल इज स्मूथ, ये सरफेस क्या है? ये स्मूथ है, ये सरफेस आपका क्या है? स्मूथ है। बट सरफेस ए एंड बी, इन दोनों के बीच में ये सरफेस जो है ये रफ है, खुरदुरा है। ये सरफेस क्या है? रफ है। बट द सरफेस बिटवीन ए एंड बी इज रफ। द फ्रिक्शन ऑन बी, क्या पूछा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये ध्यान समझिएगा। द फ्रिक्शन ऑन बी, द फ्रिक्शन ऑन बी किस पर? ड्यू टू ए इज इन इक्विलिब्रियम। बी पर ए के द्वारा फ्रिक्शन। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत एकदम फ्री माइंड से बनाइए। सर ए का ब्लॉक को ऐसे लेके आए, दाबे हो उधर से तो इधर नॉर्मल रिएक्शन आएगा। आरे दीवार उस ब्लॉक को बना रहे हैं, दाब रहे हैं, इसका mg होगा ही होगा। ये कौन सा है? MAG है, MAG है। अब बताइए जब आप उधर से दाब दिए तो इधर ही नॉर्मल रिएक्शन आया, ठीक है भैया नॉर्मल रिएक्शन है, बहुत अच्छी बात है।
कांटेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। मन भी नीचे जाने का है, तो क्या यहां पर कोई फ्रिक्शन आएगा? अरे सर ये स्मूथ बहुत है, यहां फ्रिक्शन रफ है, नहीं है स्मूथ है। अगर ये स्मूथ है तो फ्रिक्शन आएगा नहीं, तो यहां सरफेस पर तो फ्रिक्शन आया नहीं। अब ये नीचे जाना चाहता है, बी को आप दाब रखियो, ये नीचे जाना चाहता है तो नीचे जा पाए। अच्छा एक बात और समझिए, अगर बी को दाब रखिए इधर से नॉर्मल है, तो क्या यहां पर आरबी भी इधर लगेगा? तो ध्यान समझिएगा, ए को काट कर लाए, दीवाल ने उधर दबाया, बी ने इधर दबाया, ये बात तो समझ में आ गई। mg नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। इस सरफेस के और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन पर इंटरेस्ट था, उसी फ्रिक्शन को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस सर जहां कांटेक्ट है यहां इस फ्रिक्शन है, नहीं सर इधर तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, स्मूथ सरफेस है इधर। अब ये नीचे जाना चाहता है तो बी ब्लॉक ए को कहेगा अरे रुक जाओ यार रुक जाओ, ऐसे ये ऐसे नीचे जाना चाहता, आप दाब रखो ये नीचे, ये बी को कहेगा चलो नीचे, और बी इसे क्या कहेगा रुको। आप खुद यहां हाथ लगा के देखिए, हाथ अगर बी आपका हाथ है तो ये जब जाना चाहेगा नीचे तो आपके हाथ को नीचे खरोचेगा, और आपका हाथ इसको क्या कहेगा रुक जाओ, तो हाथ तो इसे रोकना चाहेगा, तो इस पर फ्रिक्शन, ये ए ब्लॉक है, इस पर फ्रिक्शन इस साइड में ऊपर लगेगा। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, फिर पढ़ते रहेंगे, जो पूछा जाएगा, जो आपकी औकात होगी पूछ लेना। ये तो एफ, अब बी की बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आई? ये नीचे जाना चाहेगा और इस पर फ्रिक्शन बी द्वारा, ये बी द्वारा ए पर है, ये क्या है बी द्वारा क्या है ए पर। अब बी पर फोकस करते, एफ दाब दिए, हाँ दाब दिए, क्या दाबे उसको तो तुम्हें वो दाबा होगा कि नहीं, तो ये आरबी वही आरबी उस पर लगेगा, इक्वल अपोजिट कोलिनियर पर दूसरे ब्लॉक, आप हमें जितने दबाओगे हम आपको उतने से दबाएंगे, तो ये भी आरबी ही होगा, ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन की बात करें तो हम तो आपको नीचे ले जाना चाहते, हम आपको ऐसे खरोच के आपको ऐसे नीचे ले जाना चाहते हैं, तो बी पर फ्रिक्शन क्या होगा डाउनवर्ड, और इसका mg भी नीचे लगे। तो कंसीडर द फिगर देख लिए और फ्री बॉडी डायग्राम बना दी। ये क्या है ये वही फ्रिक्शन है जो बी ने ए पर ऊपर लगाया था, इसने इस पर नीचे लगाया, तो ये क्या है ए द्वारा किस पर बी पर, ये है ए द्वारा बी पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर है ये वाला। तो बी पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा और ए पर जो होगा वो ऊपर लगेगा। कंसीडर द फिगर, ठीक है, वेयर वॉल इज स्मूथ, ये स्मूथ है, बट सरफेस बिटवीन ए एंड बी इज रफ, ठीक है। द फ्रिक्शन ऑन किस पर बी पर, ड्यू टू ए इज इन इक्विलिब्रियम, तो फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए क्या होगा बताइए आप, ठीक है। तो अब बताइएगा ध्यान से, यहां पर जब आप बल लगाए तो जो बी को ये नीचे खींचना चाहेगा, ए को, ठीक है भाई, ए को इधर दीवार थी, इसका mg नीचे लेना चाह रहा था, इसके ऊपर की तरफ लगा, लेकिन क्या यहां पर बी को कोई रोकने वाला है? बी का mg भी नीचे है और ए भी कह रहा चलो, तो क्या दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ हैं? हाँ, द फ्रिक्शन ऑन बी तो ठीक है डाउनवर्ड होगा, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इज इन इक्विलिब्रियम इन, तो ए के द्वारा, अब इक्विलिब्रियम में या तो आपने यहां जो लगाया इस सरफेस पर कोई रिएक्शन लगा, तो अब यहां पे बोल सकते हैं ये कि सिस्टम कांट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपका बी को आप खींच रहे हो पर बी को रोकने वाला कोई नहीं है, बी को आप नीचे चलने के लिए कह रहे हो, कोई रोकने वाला, और जब कोई रोकने वाला नहीं है तो ये पूरा नीचे
आ जाएगा, और जब ये नीचे आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम कांट इन। अब इसमें देखिए दोनों फोर्सेस नीचे हैं, और जब दोनों फोर्सेस नीचे हैं तो आपका नेट डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो सिस्टम कांट इन इक्विलिब्रियम। अब इन दोनों को मान लीजिए एक ही बॉडी मान लें, तो डाउनवर्ड जो वेट है इन सब का, जो इन सब का डाउनवर्ड वेट है, उसको रजिस्ट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस पर अपवर्ड यहाँ पे। अब ये दोनों एक ही सिस्टम हो गए तो यहाँ इंटरनल फोर्सेस नहीं दिखाया जाएगा। अगर पूरी एक बॉडी माने तो यहाँ पर कोई रजिस्ट करने वाला नहीं, पूरा सिस्टम नीचे आ जाएगा। हाँ, अगर ये हाथ से दबाए होते तो हाथ जरूर रोक सकता था, ये हाथ तो दिखाया नहीं गया, तो हम यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, सिस्टम कांट इन इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़े। आइए, पिकअप रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन। गलत चीजों को पता समझना है, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है अबाउट फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग, अब देखिए आंसर भी जब करें तो लिमिटिंग ही ध्यान आंसर, क्योंकि ज्यादातर लोग क्लियरिफाई नहीं करते। फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में बहुत बड़ा झोल है, बड़ा अंतर है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल लोड बिटवीन द सरफेस, सही है। प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल लोड, हाँ सही है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है एफ आर मैक्स जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू द आर एन होता है, ठीक है। ये इज प्रोपोर्शनल नॉर्मल लोड, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन द नॉर्मल, तो नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंडेंट ऑन द नॉर्मल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो भाई जब नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है तो उसके डिपेंडेंट भी तो होगा, डिपेंडेंट उस पर डिपेंड भी तो करेगा, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा ना। तो डिपेंड मतलब निर्भर करना ऑन द नॉर्मल, सही है। प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, क्या आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है? स्लाइडिंग नहीं, वेलोसिटी पर, लो वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता, हायर वेलोसिटी भी थोड़ा कम हो जाता है, तो लो वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं करता। तो प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी नहीं, इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सही है। इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी सही है। पर यहाँ पे सही कौन है, जो गलत है वही सही। पूछा क्या गया था, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो जो गलत है वही सही है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, सी पार्ट आंसर, क्योंकि गलत वही है तो वही सही है। अगला, ठीक है। आगे क्वेश्चंस और भी हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अभी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बना है, उस पर बहुत ढेर सारे इधर उधर के क्वेश्चंस आते रहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम को समझ लीजिए, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम इक्वल टू 0, ये 3 चीजें लगानी होती है, एडजस्टमेंट करना होता है, फिर आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करिए, खूब मेहनत से पढ़िए, आप सब लोग जल्दी सफल हो, ठीक है। और भी लोगों में फैलाते रहिए, वीडियो बहुत काम की है, सब लोग के लिए फायदेमंद है। 12th के स्टूडेंट को भी आप शेयर कर सकते हैं, किसी भी इंटरमीडिएट कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जिनको बहुत फायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।